So welcome students. We are starting here our next part, resources of the and development. It is the first chapter of the 10th class of geography, and here we are starting the next part of the this chapter. इससे पहले हमने जो था इसका एक पार्ट जो है ख़त्म किया था। लास्ट टाइम मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में सारा बताया था, तो उससे आगे अब हम चलेंगे। तो आपको ये इससे पहले वाली वीडियो कैसी लगी मुझे साथ में रिस्पांस देते रहना। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर जो है दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, सो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन मैसेज मी एनी टाइम ऑन माई पर्सनल नंबर और आइदर इन टू द ग्रुप। सो स्टार्ट करते हैं हमारा अपना नेक्स्ट जो है कंसेप्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो है अगला कंसेप्ट आता है। या हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं, और रिसोर्सेज को हम किस तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब इस पार्ट में है हमारा जो है रिसोर्सेज की एक तरह से कंजर्वेशन है। तो वो कंजर्वेशन हमारे पास स्पेशली हमने लैंड कंजर्वेशन का एक पार्ट लिया था जिसको मैंने स्टार्टअप किया था। हमारे पास आपको याद होगा उससे पहले मैंने बताया था कि हमारे पास जो है 3 तरीके से जो है लैंड को डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें प्लेटूज़ हैं, प्लेन है और हमारे पास जो है माउंटेन्स एरिया है। तो लैंड का सबसे बड़ा जो है प्लेन रीजन है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन रीजन मोस्टली ऑल द बायोस्फीयर इज बेसिकली situated in this part. Man, birds, even then flora and fauna, all of these type of the kingdoms are basically flourish in these parts. So land play very important role. हमारी जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ सारी इसी के ऊपर परफॉर्म होती हैं, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इसके ऊपर परफॉर्म होती हैं। और उस सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो है जितने भी हमारी जो सेटलमेंट्स हैं ह्यूमन बींग्स की, इवन देन हमारी रोड्स, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जितना भी सारा कुछ है वो सारा लैंड के ऊपर ही है। तो लैंड इज़ अ बेसिकली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पूरा जो कायनात है वो लैंड के ऊपर ही सेटल डाउन है। तो लैंड को कंजर्व करने का तरीका क्या है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। उसकी मेजरमेंट क्या थी, हमने फैलो लैंड, उसकी जो है एग्रीकल्चर लैंड और कई तरीके की लैंड्स की क्लासिफिकेशन की थी। तो अभी इसमें जो है नेक्स्ट कंसेप्ट में मैं आपको इसकी लैंड की जो है एक तरह से कंजर्वेशन और उसके मेजरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किए जाते हैं। तो बेसिकली सॉइल एरोजन जो है, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। लैंड जब का सॉइल एरोजन होता है उसकी जो फर्टिलिटी है वो लैंड की ख़त्म होती जाती है, वो ज़मीन बंजर हो जाती है। सो सॉइल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग 2 or 3 methods. These methods can be adopted by the human beings and they can stop the soil erosion. So क्या वो methods क्या हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं deforestation की। So according to the Indian economy, if we check out, if we just check any economy, round about there over the land resource, 33% of the land area should be come under the forest. But at present into the India, मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि जो हमारे पास we have only the 22% of the land area just come under directly to the forest by the documentations. अगर हम बात करते हैं हमारे पास कागज़ों में, सिर्फ हमारे पास जो है एक बाय द डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास 22% है। इफ़ वी जस्ट go to the real ground and we check on by the survey, we find only the 18% of the total forest area is just come under the directly into the India. So ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट्स एक तरह से फॉरेस्ट का कम होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सॉइल एरोजन को ही जन्म देता है। तो सॉइल एरोजन का सबसे बड़ा कॉज जो हम मान के चलेंगे इसका डिफॉरेस्टेशन है। और डिफॉरेस्टेशन में एक ही चीज़ है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने की वजह से जो है हमारी जो है लैंड की फर्टिलिटी जो है ख़त्म हो जाती है। फॉरेस्टेशंस एक्चुअली कई चीज़ों में हमारा एक जो है लॉजिकल एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करके रखता है, एक बैलेंस को क्रिएट करके रखता है। आपने कभी सोचा है जहाँ पे पेड़ काट दिए जाते हैं वहाँ पर हमेशा जो है ज़मीन बंजर हो जाती है, और दूसरा वहाँ पर कभी भी बारिश नहीं होती। वाई? Because with the help of water evaporation, the trees basically play important role to create the rains.
उसमें क्या होता है कि उसमें जो मौजूद ह्यूमिडिटी है वो वाटर वेपोरेशन होती है बाय द सनराइज, और वही वाटर वेपोरेशन ऊपर जाकर दे कन्वर्ट इनटू द ड्यू पॉइंट्स एंड मेक द रेनफॉल्स। तो लेकिन जब जहाँ से पेड़ काट दिए जाएंगे तो वहाँ पर नेचुरली है कि बारिश जो रेन्स हैं वो सबसे कम होती चली जाएंगी, और जहाँ पे रेन कम होगी नेचुरली वहाँ की सॉइल जो है वो ऑटोमेटिकली ही सॉइल इरोजन होता जाएगा, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती जाएगी। सो बेसिकली कंट्रोल द ग्रेजिंग। हमारा जो ग्रेजिंग कराने का जो तरीका है वो भी हमारे पास एक कंट्रोल्ड वे पे होना चाहिए, क्योंकि जानवरों को ज़्यादा चराने के साथ भी सॉइल इरोजन होता है, उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जाती है। इनकरेजिंग द एफॉरेस्टेशन एंड प्रैक्टिसेस टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज। तो टेरेस फार्मिंग क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। टेरेस फार्मिंग में जहाँ पर जो स्लोपिंग एरिया हैं, इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ हैं, हिमाचल प्रदेश में है हमारे पास बहुत सारे ऐसी लोकेशन है जहाँ पे सारा स्लोप रीजन है। तो स्लोप रीजन में एकदम से पानी ढलान से सीधा अगर नीचे उतर आए तो वहाँ पर पानी कभी भी कोई खेती, कोई पेड़, कोई पौधे कुछ नहीं लग सकते। तो उस चीज़ को हल करने के लिए वहाँ पे टेरेसिंग फार्मिंग की जाती है, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। सो फॉर reducing the soil erosion, we should adopt the terracing farming in the particulars into the hilly areas. Second point आ गया preparation of the shelter belts of the plants and stabilizing of the sand dunes by growing the thorny bushes with the help of prevent land and degradation in the deserts. होता क्या है कि shelter belt क्या है? When we grow the trees in the number of the rows and the number of the columns in a one direction, जब एक ही तरीके से एक ही तरफ लगाए जाएं तो वो प्लांट्स जब डेवलप होंगे उनकी जो बेसिकली एक तरह से उनकी जो रूट्स हैं वो मिट्टी को थामे रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, जिस तरीके से सॉइल इरोजन कभी नहीं हो पाता। तो शेल्टर बेल्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन। और स्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो रेत के बड़े बड़े टिब्बे से बन जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। उसमें क्या होता है, वहाँ पर कुछ थॉर्नी बुशेज़ होती हैं। ये जो थॉर्नी बुशेज़ हैं जब ये उगती हैं तो ये एक तरह से हेल्प करती हैं सॉइल इरोजन को भी ख़त्म करने में, क्योंकि जब मैं आपको पहले बता के हटाऊँ कि जो वेजिटेशन है उसकी जो रूट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं नीचे से पानी खींचने से, और जैसे ही वो नीचे से पानी खींचती हैं और वो सारा जो वाटर है वो जो रूट्स में कंज्यूम करने के लिए वाटर वो वेजिटेशन के लिए, चाहे वो ट्रीज़ हों चाहे वो प्लांट्स हों, वो सभी साथ में लाए हुए रूट्स के थ्रू जो पानी होता है वो ऊपर की जो लेयर होती है उसको भी पानी साथ में मिलता है, और जिस वजह से उसकी ह्यूमस या उसके बैक्टीरियाज नहीं मर पाते और जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। तो एक तरह से वेजिटेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो थॉर्नी बुशेज़ की फॉर्मेशन में हो, वो सैंड ड्यून्स को भी रिड्यूस करती है। तो इट विल बी हेल्प द प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन इन द डेजर्ट पार्ट। तो डेजर्ट पार्ट्स में भी इस तरीके से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। माइनिंग एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प यू नो वेरी वेल थ्रू द माइनिंग। अगर हम कंटिन्यू माइनिंग करते रहेंगे तो नेचुरली उसके अंदर का जो सॉलिड चीज़ है अर्थ की वो ख़त्म होती जाती है। तो तरीका ये है कि जहाँ पे माइनिंग की जाए वहाँ पे मिट्टी या रेत भर दी जाए, पर ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से आज तकरीबन बिहार की लोकेशन जो अगर हम चेक करें, बिहार की हो गई, मध्य प्रदेश की हो गई, इस लोकेशंस पे काफ़ी हद तक एक तरह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। उसमें जो सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा पार्ट है। कारण क्या कि बहुत बड़ा हायर लेवल पे वहाँ पे माइनिंग प्रोसेस होता है। वी नो very well mostly the minerals are basically found in these locations, so that's why एक ह्यूज क्वांटिटी में माइनिंग प्रोसेस होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें उसके बाद जो होता है, जो सॉइल इरोजन की आती है। इस वजह से माइनिंग शुड बी कंट्रोल्ड। न्यू टेक्नोलॉजीज विच रिड्यूस द वेस्टेज कैन बी अडॉप्टेड। उसमें क्या होता है, कंटिन्यू मिनरल्स की रिसाइकलिंग की जाए, और रिसाइकलिंग होने की वजह से मैक्सिमम चीज़ों को जब रिसाइकिल किया जाएगा तो ज़्यादा से चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालने की। तो इस वजह से माइनिंग एक्टिविटीज़ थोड़ी स्लो होंगी। वैसे भी हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया रिसोर्सेज में रिसेंटली इसी चैप्टर में